नमस्कार। आइए मैं आज आप लोगों को पानी की कहानी पाठ को समझाती हूँ। सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। यह कहानी रामचंद्र तिवारी जी द्वारा लिखित है। आइए कहानी का पैरा सुनिए, फिर मैं उसके बाद समझाती हूँ। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। अब इस पैरा में देखिए, लेखक ये जब उनके हाथ हथेली पर ओस की बूंद गिरती है तो उस समय की बात बताते हैं। वे कह रहे हैं कि बेर की झाड़ी के तरफ से वह एक दिन आ रहे थे और अचानक उनके हथेली पर ओस की बूंद गिर गई। और जैसे ओस की बूंद गिरी, उनके मन में आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब वह देखे तो ओस की बूंद उनके कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। जैसे ही वह देखना चाहे, जब उनको आश्चर्य हुआ, आश्चर्य होने के बाद जब वो हथेली पर अपने देखते हैं तो वह कलाई से सरक करके उनके हथेली पर ओस की बूंद आ गई। उनकी नज़र पड़ते ही वह रुक गई और थोड़ी देर बाद वो ओस की बूंद, एक सिंगल ओस की बूंद गिरी हुई थी, उसके दो कण हो गए और दोनों कण आपस में हिलने डुलने लगे और उससे एक ध्वनि उत्पन्न हो गई। मानो जैसे ऐसा लेखक को लग रहा था कि वे आपस में दोनों बात कर रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिल उठी और बोली, मैं ओस हूँ। अब आगे की बात यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब उनको ऐसा एहसास हुआ तो उन्होंने पूछा कि सुनो सुनो मतलब बताओ। फिर ओस कही, कहो कहो। दोनों लोगों में एक तरह से वार्तालाप हुई और फिर ओस की बूंद को खुशी हुई और वह प्रसन्नता से हिल उठी और ओस बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। अब यहाँ पर ओस अपनी कथा को लेखक को सुनाती है। लेखक कौन थे? रामचंद्र तिवारी जी। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? इस तरह की बातें लेखक ने ओस से कहा कि तुम बोल रही हो कि बेर की झाड़ी से आई हो, तो क्या बेर की झाड़ी के पास कोई पानी का फव्वारा चलता है जिससे तुम आ गई हो? आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखिए। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। जब लेखक ने इस तरह से बोला कि क्या बेर की झाड़ी में पानी का फव्वारा चलता है जो वहाँ से तुम आ गई हो, तो यह सुन करके उसके मन में थोड़ा सा अविश्वास की भावना पैदा हुई और उसे दुख हुआ। फिर वो बोलती है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। अब वो पूरा स्पष्टता से लेखक को बताती है। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। मतलब मैं भ्रमण कर रही थी कि मैं कब कण के रूप में कहीं भ्रमण कर रही थी कि उसी दौरान, उसी बीच मैं आपके हथेली पर गिर गई और आप इस तरह की बातें आप मुझसे कर रहे हैं। कैसे? मैंने पूछा। ये लेखक का कथन है। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं।
वे बड़े रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब वो उस लेखक से कहती है कि ये जो बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हैं वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, वह पृथ्वी के भीतर भी इतना ही बड़ा है। इसकी जड़ बहुत गहराई तक गई हुई है और उस जड़ के भी कई रोए हैं जो कि हमारे निर्दयी हैं, कठोर हैं। वो मुझे असंख्य मेरे जैसे असंख्य जलकणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ वो उसकी बुद्ध बताती है अपनी आत्मव्यथा को लेखक से कि यह जो पेड़ खड़ा हुआ है वह मेरे जैसे असंख्य जलकणों के कारण ही वह खड़ा है और इसका जितना जड़ आप बड़ा ऊपर देख रहे हो उतना गहराई में भी है और हमारे जैसे असंख्य जलकणों को यह सोख लेते हैं और फिर सब कुछ छीन करके सारे जलकणों को सोख करके ये बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यह कहते हुए उसकी बुद्ध गुस्से में आ गई, ऐसा लेखक ने अभिव्यक्त किया है तो कि वो गुस्से में आ करके शरीर उसका कांप उठा। उसका कोई काया नहीं है, कोई शरीर नहीं है, लेकिन लेखक उसकी आत्मकथा को बता रहे हैं, इसलिए इस तरह की पंक्तियाँ आपको सुनने को मिल रही हैं। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। वे बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। वे कौन? लेखक। अब वो बताती है कि यह पेड़ जो खड़ा है इतना बड़ा, वह हमारे अनेक भाई बंधुओं के प्राण का नाश करके खड़ा है। इस कहानी को वो उसकी बुद्ध की आत्मकथा को लेखक सुन रहे थे। आगे देखिए। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफ़ी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते और मैं रोए में खींच ली गई। अब यहाँ पर वो अपनी बात बताती है कि मैं ऐसे ही घूम रही थी, मैं भ्रमण कर रही थी, आनंद में थी, लेकिन मेरा बदकिस्मती या दुर्भाग्य कि मैं रोए से मतलब किसी जीव से मैं छू गई और मुझे भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। मुझे रोवे ने क्या किया? अपनी तरफ खींच लिया। वो लेखक को बोलती है कि रोवे के रूप में आपने मुझे खींच लिया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि और आगे की कहानी बताओ, उसके बाद क्या हुआ? अब लेखक की उत्सुकता मतलब जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। अब ओस बताती है लेखक से अपनी कहानी कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बुद्ध मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और मैं उन दोनों के बीच पिस चली। अब यहाँ वो उसकी बुद्ध बताती है कि इतना ही नहीं बल्कि मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया था और ऐसा मुझे जान पड़ता था कि जैसे मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा है और मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा है। मेरा एक भाई और भी वहाँ आ गया, मतलब उसके दो कण हो गए तो दो भाई हो गए वो, और वो पकड़ करके मुझे दोनों के बीच में मैं पिसी जा रही हूँ। उसके कण जो है जब 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, तो जब 3 हो गए तो उसकी बात वो बता रही है कि 2 भाई मेरे दोनों तरफ से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं बीच में पिसी जा रही हूँ। मैं लगभग 3 दिन तक यह शासक भोगती रही। शासक मीन्स कठिनाई।
मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। जो पत्ते होते हैं उनको कीड़े कभी कभी खा जाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। उसको वह उस बताती है लेखक से कि उन पत्तों के द्वारा, उन पत्तों के माध्यम से मैं छेदों से हो करके मैं अपनी जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वे जा चुके हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे सूर्य की गर्मी से ओस जितने पड़े रहते हैं पौधों पर वो सब क्या होते हैं, वो उनकी गर्मी, उनके ताप से वो सूख जाते हैं। वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। वो बताती है अपने दर्द को कि मैं सोची थी कि मैं ऐसे उड़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो गया कि अब शाम हो गया, अब सूर्य जो है अस्त हो गया, सूर्य दिखाई ही नहीं दे रहा, उसकी शक्ति मुझे मिलेगी नहीं। अब शक्ति नहीं मिलेगी तो मुझे तो वो सब, मैं उड़ नहीं पाऊंगी। अब वायुमंडल में तो ढेर सारे कण उसको उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वो अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर जो है क्या हो रही थी, पत्तों के ऊपर ही सिकुड़ी पड़ी थी और कोई उसको रास्ता सूझ नहीं रहा था। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। वो बताती है वो उसकी भूत कि सब तरफ से मैं निराश हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा तो देखते ही मेरे जान में जान आ गई, मतलब मैं जीवंत हो गई और आपके हाथों पर कूद पड़ी। आगे देखिए, इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। ये लेखक ने उसकी बुद्ध को साहस दिया और उसे एक उम्मीद जगाया कि तुम अब सुरक्षित हो, तुमको अब कोई भी छू नहीं पाएगा। अब फिर भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है, वो उसकी भूत लेखक से कहती है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम मेरा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। लेखक से वो अपनी व्यथा और भी कहना चाहती है और वो कहती है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी तो आप तनिक भी, आपका हाथ नहीं दुखेगा, आप ऐसे ही मुझे लिए रहेंगे अपने हथेली पर। तो लेखक कहते हैं अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओसजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल की लपटों के रूप में विद्यमान थी। वो बताती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ये दो जो लपटें थीं वह सूर्यमंडल में विराजमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बने थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक कहते हैं। फिर बोलती हैं उनके वंशज अपने भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य की धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है कि सूर्य एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। आगे देखिए, ऐसा परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? लेखक पूछते हैं।
फिर बताती है, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। सॉरी, ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। अब ओस यहाँ बताती है अपने बारे में कि किस तरह से मैं एक ओस का रूप ली और मेरे जो संगी साथी थे वो कैसे उत्सुक रहते थे। जब हवा चलती थी, जब तेज बारिश होती थी तो उसमें भी यह उछलने कूदने के लिए तैयार रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ चौकों नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। लेखक बता रहे हैं कि जब उसकी आत्मकथा को मैंने सुना तो मेरा उसके प्रति एक तरह से श्रद्धा की भावना बढ़ गई और हम शांति से बैठ एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। ये अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के बाद अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। इस तरह से आगे और स्पष्ट करते और भी बातें, उसकी कहानियां हैं, सुनिए आगे फिर क्या बताती है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। ये सब ओस अपनी व्यथा को बता रही है कि किस तरह से मैं हथेली पर आपके आई हूँ। मैं कई मास समुद्र के इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं फिसल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत था। वर्णनातीत से तात्पर्य है जिसका वर्णन न किया जा सके। तो वो बताती है कि समुद्र का भाग बनकर मैंने जब समुद्र देखा तो उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरों ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। यह ओस अपनी कहानी को लेखक से सुनाती है। आगे क्या सुनाती है देखिए। सहन हो गया मतलब वो सहने लगी, उसमें उसके रहने की आदत हो गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी।
एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। आगे देखिए इसके बाद क्या है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे, मतलब दर्द करने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। मार्ग मीन्स रास्ता। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महाआलसी हैं। महाआलसी समझ रहे होंगे। महाआलसी मतलब जो कुछ नहीं कर सकते, केवल वो बैठे बैठे या सोए सोए अपने दिन को व्यतीत करते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया, जी मतलब मन में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। चेष्टा मीन्स इच्छा। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र के जल के नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़े रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। एक तरह से उनके अंदर एक जिज्ञासा की भावना आई और उन्होंने बोला कि हम जो है खोज करेंगे कि पृथ्वी के भीतर क्या क्या छिपा हुआ है, उसकी जानकारी हम एकत्र करेंगे। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इससे इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। अब ये ओस अपनी बात बताती है। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी की गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे इस आकाश में उड़ चले और इसी दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। फिर लेखक बोलते हैं,
हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर ला दे, कभी इधर ले जाती, कभी उधर, मतलब इधर उधर दाएं बाएं। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। वही पानी बन करके जब पानी की धारा चलती है तो उसको बता रही है कि हम होश जब पानी बन जाते हैं और हवा तेज़ चलती है और हम जब लहराते हुए चलते हैं तो बड़े बड़े पत्थरों को भी हम चबा करके जो है सुंदर और नुकीला और चिकना बना देते हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती रही। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ बस एक दिन लास्ट है। अब एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। यही पानी की कहानी है। ओस के रूप में उसका जन्म हुआ और वह सूर्य की गर्मी और सूर्य की प्रतीक्षा करते करते वह अंत में लेखक की आंखों से गायब हो गई, ओझल हो गई। आइए, अब आप कहानी समझ लिए होंगे, सुनिएगा। सुनने के बाद आप कैसे उच्चारण करते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ने भी नहीं आता है, ये आपको सहायता मिलेगा इस वीडियो को सुनने के बाद। और कुछ जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ भी मैंने स्पष्ट किया है और कैसे रीडिंग करते हैं यह भी आप सुन करके समझ सकते हैं और अर्थों को भी मैंने बीच बीच में समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, सबसे पहला आपको पाठ से जो एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न है, उसको भी मैं समझा देती हूँ, सुनिएगा। और अपने शब्दों में भी आप उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं पाठ के आधार पर आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? अब आप बता सकते हैं, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के नीचे चलते हुए मिली। जब लेखक बेर की झाड़ी के पास से गुजर रहे थे तब ओस की बूंद उनकी कलाई पर गिरी और वह सरक कर
हथेली पर आ गई। दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांपी? अब इसको देखिए, इसको भी पाठ के आधार पर आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं। ओस की बूंद जब धरती में कणों का हृदय खोजती फिर रही थी, उसी समय बेर की पेड़ों की जड़ों में उपस्थित निर्दयी रोए ने बलपूर्वक अपनी आवश्यकता अनुसार उसे पृथ्वी से खींच लिया। बूंद ने देखा कि पेड़ ने उसके जैसी अनगिनत बूंदों को खा जाते हैं और उनका सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार एक पेड़ को बड़ा बनाने के लिए ओस के अनगिनत भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। स्वयं ओस की बूंद भी पेड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए 3 दिन तक लगातार मुसीबत यानी संकट झेली थी, इसलिए वह क्रोध और घृणा से कांप उठी थी। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? इसको भी आप पाठ के आधार पर इस तरह से लिख सकते हैं। ब्रह्मांड के बनने से पूर्व सूर्यमंडल की लपटों में 2 गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्यमान थी। विद्यमान थी मतलब विराजमान थी। एक दिन सूर्य का एक भाग सूर्य से अलग हो गया और वही भाग अन्य ग्रहों व उपग्रहों के रूप में ब्रह्मांड में विराजमान हो गया। उन्हीं में से एक पृथ्वी भी थी। पृथ्वी पर यही 2 गैसें जब रासायनिक क्रिया के कारण मिली तो उन्होंने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व खो दिया और पानी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज कहा है। अब आपका अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म और जीवन यात्रा अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसको पाठ के आधार पर ये दीर्घ प्रश्न में आएगा। इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर भेज दूंगी, उसको वहाँ से लिख लीजिएगा। बड़ा है इसलिए मैं इसको नहीं समझा रही हूँ, ये कहानी लिखना है आपको पाठ के आधार पर। जैसे आप पानी की कहानी पर उनका जन्म कैसे हुआ और वो वर्ष पहले हुआ, इनके जीवन यात्रा का वर्णन करेंगे इसके उत्तर में। अब उसके बाद आपका है 5वां क्वेश्चन, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह आपको पाठ के आधार पर पता होगा कि वह आरंभ के हिस्से को पहले पढ़ने के बाद यह ज्ञात होता है कि ओस की बूंद सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। अब आपको पाठ समझ में आ जाएगा, आप वीडियो सुन लीजिएगा। इसके बाद मैं कुछ जितने क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी मैं भेज दूंगी, देख लीजिएगा। धन्यवाद।